प्रज्वलित रहे मैत्री और सौहार्द के दीप। फिक्की इंडो जापान पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष और कई गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों में ट्रस्टी। सन 1988 से 1992 तक जापान में भारत के राजदूत श्री अर्जुन असरानी ने मुझसे कहा। पद्मश्री शीला झुनझुनवाला द्वारा लिखित पुस्तक चेरी फूले मधुमास को पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने अंदर जापान को फिर से जी रहा हूँ। जापानी लोगों के बारे में उनकी पैनी दृष्टि और आकलन क्षमता ने मुझे जापान के 7 वर्षों के अपने अनुभव का स्मरण करा दिया। जब मैं सन 1960 से 1992 के मध्य 3 बार एक भारतीय राजनयिक के रूप में वहां रहा था, मेरा मानना है कि जापानी लोग कई मामलों में विलक्षण हैं। सच कहूं तो हम भारतीय जापान में भारतीय धर्म संस्कृति के चंद पद चिन्ह देख ही उल्लासित हो उठते हैं। 1960 की एक घटना याद आती है, जब मैं अपनी माँ और पत्नी के साथ टोक्यो के सुंदर पार्कों में से एक पिकनिक मनाने गया हुआ था। उन दिनों भारतीय परिधान में साड़ी पहने हुए भारतीय स्त्रियों को देखना टोक्यो वासियों के लिए एक नई बात थी। कई जापानियों ने हमारी स्वीकृति लेकर हमारी तस्वीरें ली। उन्हीं में से एक परिवार के सदस्यों ने हमारी तस्वीरें लेने के बाद हमारा पता लिया और फिर एक दिन तस्वीरों को लेकर हमारे घर आए। उसके बाद हमारी दोस्ती उस परिवार से हो गई। दोस्ती होने के बाद उन्होंने हमें अपने घर पर रात के खाने पर आमंत्रित किया। यह किसी जापानी परिवार में जापानी व्यंजनों का हमारा पहला अनुभव था। आमतौर पर जापानी विदेशी लोगों को अपने घर बुलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तो उनके घर बहुत छोटे होते हैं और उनमें विदेशी फर्नीचर भी नहीं होता। उन्होंने हमें जमीन पर बिछी तातामी यानी कि पुआल से बनी चटाई पर सजी गद्दियों पर बिठाया। भोजन परोसने से पहले जापानी दंपति ने नृत्य और संगीत से हमारा मनोरंजन किया। चूंकि हमने उन्हें पहले ही बता दिया था कि हम पूर्ण शाकाहारी हैं, अतः उन्होंने स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन ही तैयार किए थे। हमने इतने स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन बनाने का गृह स्वामिनी की तारीफ की और पूछा कि उन्होंने ऐसी पाक कला कहाँ से सीखी। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारे बार बार पूछने पर शर्माते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि पिछली कुछ रातों से वे बौद्ध भिक्षुओं की कुकिंग बुक का अध्ययन कर रही थी। इस प्रकरण को मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये प्रसंग जापानियों को अतिथि देवो भव के सिद्धांत से जोड़ता है और जो आम जापानी लोगों का मूल संस्कार है। पिछली शताब्दी में जापान पहला एशियाई देश है जिसने बड़ी तेजी से तरक्की की है और साथ ही तकनीकी और पाश्चात्य जीवन शैली के मानदंडों को हासिल किया है। निश्चित रूप से उनमें खास गुण हैं। अपने से उनकी तुलना करने पर मैंने पाया कि हम भारतीय दूरदर्शी और मुखर हो सकते हैं, पर अक्सर सिद्धांतवादी हो जाते हैं, लेकिन जापानी शर्मीले किंतु बुद्धिमान होते हैं। उनमें कार्यकुशलता के साथ ही व्यवहारिक दृष्टिकोण भी प्रबल होता है। भारतीय व्यक्ति के रूप में मेधावी हो सकते हैं, लेकिन जापानी टीम वर्क के द्वारा चमत्कार करते हैं। फिर भी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, यहाँ तक कि अलग अलग शक्तियों और कमजोरियों के बावजूद भारत और जापान एक दूसरे के प्राकृतिक एवं सार्वभौमिक साझेदार तथा मित्र हैं। वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा ऋण चुकाने के मामले में जापान ही वह एकमात्र देश था जो बचाव के लिए आगे आया, वरना हमारा देश डिफाल्टर हो गया होता। स्थिति इस कदर खराब हो गई थी कि भारत सरकार ऋण चुकाने के लिए टोक्यो के भारतीय दूतावास की अत्यंत मूल्यवान संपत्ति को बेचने के बारे में विचार कर रही थी। ऐसे कठिन समय में जापानियों ने हमारी मदद की और स्थिति को संभाला। विशेष रूप से आर्थिक और जनसांख्यिकीय क्षेत्र में हम एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। उनके पास तकनीकी और पूंजी निवेश के अपार संसाधन हैं और हमारे पास निवेश के लिए, साथ ही वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए विस्तृत बाजार भी है। उनके यहाँ मानव संसाधन की बड़ी कमी है और हमारे यहाँ मानव संसाधन बहुतायत में उपलब्ध है। वर्तमान सदी में भारत एवं जापान ने प्रशांत क्षेत्र के तथाकथित संभावित खतरों से निपटने के लिए आपस में एक रणनीतिक साझेदारी की है और वे निरंतर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं।
भारत और जापान एशिया महाद्वीप के दो बड़े लोकतांत्रिक देश होने के अलावा समान धर्मी भी हैं, इस रूप में कि इनमें नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी परंपरा है, जो प्रकृति का अपार सम्मान करती है और जो मानव और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए इन नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से भारत और जापान दोनों देश इस मामले में पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत तथा जापान के संबंधों में नई ऊर्जा और विश्वास को देखते हुए ये आवश्यक है कि भारत में हम अपने जापानी मित्रों को बेहतर तरीके से समझें। हमें साहित्यिक आदान प्रदान के साथ साथ उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क भी बढ़ाना चाहिए। इस पुस्तक में संकलित लेख बहुत ही सामायिक और महत्वपूर्ण है। ये बड़ी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं, ये समझने के लिए कि जापानी हमारे लिए क्यों विशेष हैं।